एक शहर के अंदर जो नगर पालिका की जो ज़मीनें हैं, शिवाइचक ज़मीनें पड़ी है, उस पे भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहें? वो अपने जो जीएसएस बना था, करोड़ों रुपए बिक गई और बिकने सारे उसमें लिप्त है। तो समझता हूँ ये पूरी सरकार ही लीक नहीं, फुटी हुई सरकार है। क्योंकि कोई इनमें ये नहीं है कि भी पेपर लीक हो गया तो मुलजिमों को पकड़े, उनको ऐसी सारी शानदार सज़ा होनी चाहिए, उनकी सारी संपत्तियाँ कुर्क होनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा दो। कोई माइका लाल दोबारा हिम्मत नहीं करे कि पेपर लीक करेंगे। राठौड़ साहब से परिचय हुआ, उनके साथ मिलन हुआ तो मैंने देखा कि वास्तव में एक अच्छे राजनेता के रूप में और मेरे गार्जियन के रूप में उन्होंने मुझे ट्रीट किया। जो तारानगर का नक्शा था वो सबको दिखाया, उसमें सारे पार्क हैं, सारी सड़कें, गौरव पथ है, सब जो अच्छे अच्छे काम थे सारे, चाहे वो मंदिरों में जो अंदर रामदेव जी के मंदिर में काम हुआ है, बालाजी के जोड़े के अंदर जो काम हुआ है, सारे काम, सारी रोशनी सब उन स्क्रीन पे दिखाया और सबको कहा कि अगर काम करना है तो आप तारानगर जैसा करो, जो एक शानदार काम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आया है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद मैंने करीब 4.5 करोड़ रुपए के और टेंडर लगाए थे तारानगर को अच्छा और सुंदर तारानगर बनाने के लिए। वो टेंडर हो गए और उनको फिर हमारे माननीय विधायक जी ने निरस्त करवा दिया कि ये काम होगा तो फिर पूरा तारानगर ये अलग दिखने लग जाएगा और इसका नाम राकेश का होगा। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि आज 1 महीने पहले 15-20 दिन पहले पेमेंट उठ जाए और उसके बाद उसको आप उजागर करो, उसके बाद सड़कें बने, ऐसा हमने कभी नहीं किया। लेकिन उनकी एक भी एजेंसी जांच कर देना तो कोई माइका लाल बचने वाले नहीं, इसमें इतना भ्रष्टाचार किया इन्होंने। सरकार थी उस टाइम की तो सड़कें आज बन रही है, अभी बन रही है। अभी जो हमारी 17 सड़कें शेष रह गई थी, उस टाइम हमने शुरू कर दी, सत्ता परिवर्तन हो गया, उन सड़कों को तुरंत रुका दिया था। और अब उन सड़कों का आज ही जो दावठे और जो मलवास की सड़क है, आज उनका माननीय विधायक जी ने जो शिलालेख किया है, लोग ये देखो क्या हालात है उसके, ऐसे बनाई है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, और वो 6 महीने के अंदर चली जाएगी। कौन सी नई इंटर सड़क है तारानगर के अंदर जो शानदार सड़क लग रही है? अरे किस चीज़ के पैसे उठा रहे हो सफाई के? वही वही तो सारे संसाधन नगर पालिका के, गवर्नमेंट के, सारे कर्मचारी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है और पैसे उनके उठा रहे हैं ठेकेदार। करोड़ों करोड़ों रुपए के इसमें घोटाला है और हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मैं समझता हूँ कि बीन गए मुँह में लाड़ पड़ा भाई बराती किए करे, वह हालात है कि 28 का रक्षक है वह भक्षक हो गया, बाढ़ खेत ने खा रुखाड़ी कौन करे, हालात है कि सारा लूट मचा रखिए, कोई सुनना है कोई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज री बातां देश की जर्नी के साथ। आज अपा तारानगर का 2018 का विधानसभा चुनाव का भाजपा प्रत्याशी रेडा राकेश जांगीर शू थाने रूबरू करवाऊंगा और बांगे जीवन परिचय के बारे में, राजनीतिक सफ़र कठू शुरुआत करीब है और पिछले 2010 से लेकर वो एक सक्रिय राजनीति में आए और वो अपने ज़बान से आपको बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते साजिद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, देश की जर्नी के माध्यम से तारानगर क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं, आप हमारे पास अपनी बातें करने के लिए पहुंचा। थारी ज्या शिक्षा दीक्षा कठ तारानगरी में होड़ी है? मेरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तारानगर से प्रारंभ नहीं की मैंने। मेरी प्राथमिक शिक्षा है वो 7 मील है। मेरा पूरा परिवार खेत के अंदर निवास करता था और मैं 7 मील से मैंने प्रारंभ किया मेरा सफ़र। और उसके बाद मैंने सीनियर तारानगर से की, उसके बाद मैंने लोहिया कॉलेज से बीए किया और उसी दौरान मैं छात्र राजनीति के अंदर सक्रिय हो गया। वहाँ से मेरा
राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो गया। जिया थारे घरे हूँ पहली जिया राजनीतिक में कौन हो बैंक बारे में थोड़ा बताओ। हमारे परिवार में बिया कोई राजनीति को नहीं करता। मेरा माताजी है वह 1990 में पार्षद बनया, तो राजनीति के हमारे परिवार में मैं ही करतो। और उस टाइम मेरा परिवार है वो मेरे पिताजी दादाजी वो सब चंद्रमल जी वैद्य जी के साथ रहते थे। तब वैद्य जी ने मेरे को बुलाया कि बेटा आपके घर से आपको चुनाव लड़ा दें। मेरी तो उम्र बहुत कम थी, तब मैंने हाँ कर ली भी माता जी को लड़वा दो। तो उस टाइम माता जी 1990 में प्रथम बार पार्षद बने। उसके बाद हम लगातार 7वीं बार हम 2 बार कांग्रेस से, और उसके बाद मैं क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ता था तब मैं स्वयं सेवक था, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और मैं अब 5वीं बार लगातार बीजेपी से पार्षद हूँ। बीजेपी से वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, चेयरमैन भी मेरी बेटी सरला रही है, और मेरी वाइफ भी 2 बार नगर पालिका सदस्य रह चुकी है अलग अलग वार्डों से। तो ये मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ है, और 7वीं बार हम लगातार नगर पालिका के सदस्य हैं। आपका कांग्रेस पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कारण मुख्य यही था कि मैं उस टाइम पढ़ता था, तो मेरा राठौड़ साहब से परिचय हुआ, उनके साथ मिलन हुआ। तो मैंने देखा कि वास्तव में एक अच्छे राजनेता के रूप में और मेरे गार्जियन के रूप में उन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो मैं पढ़ता पढ़ता उनके साथ रहने लगा, और वहीं से मैंने बीजेपी की पहली टिकट ली थी। तब उस टाइम तारानगर के अंदर बीजेपी के कोई इक्के दुक्के पार्षद आते थे, तो मैं उस टाइम प्रथम बार लड़ा, तो 169 वोटों से मैं विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद मैंने लगातार 5वीं दफ़ा मैं निर्विरोध भी पार्षद रहा हूँ, और 5वीं दफ़ा हम पार्षद हैं। मैं हूँ, मेरी वाइफ भी पार्षद है। तो बीजेपी ज्वाइन करने का मुख्य कारण कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास और कार्यकर्ताओं की इज्जत करती है, वही कारण था कि राठौड़ साहब और उस टाइम राम सिंह जी की शानदार दोनों की जोड़ी थी, और उन दोनों का मुझे शानदार आशीर्वाद रहा। और यहाँ हमारे उस टाइम के लीडर होते थे अरफुल जी कसवां, तो उनका भी मुझ पे बहुत आशीर्वाद रहता था। तो वही कारण था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। आप पहली बार पार्षद कब बने। अब मैं 5वीं बार हूँ। अब आप देख लो, पहली बार शायद 2000 के अंदर बना हुआ। 2000 के अंदर मैं पहली बार पार्षद बना था। आप 2010 के अंदर वाइस चेयरमैन बने। जब वे सीधे चुनाव थे, तो आपको जो लाड प्यार आपकी पार्टी द्वारा दिया गया उसके बारे में। हाँ, उस टाइम मैं वाइस चेयरमैन बना, और उस टाइम शायद मैं तीसरी बार पार्षद बना था। और तीसरी बार पार्षद है, मैं उस टाइम चेयरमैन का भी उम्मीदवार था, लेकिन मैं चेयरमैन नहीं। हमने तय किया कि हमने बड़े भाई जसवंत भाई साहब को हमने चेयरमैन बनाया, और मैं वाइस चेयरमैन बना, और हम दोनों ने मिलकर अच्छा काम भी किया तारानगर के अंदर। आपने वो उस टाइम सीधा चुनाव था, जसवंत जी बन गए। उसके बाद में 2015 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में आप भी चुनाव जीते थे, और सीट थी महिला, और उसमें आपके भतीजे की जो बहू है, आपकी बेटी सरला जहांगीर चेयरमैन बनी। तो उस कार्यकाल के दौरान जो काम किया था वो आपके सानिध्य में काम हुआ था, उसके बारे में आप जनता को बताइए, आपने जो जो काम करवाए। साजिद जी, उस टाइम महिला सीट थी। मैं निर्विरोध नगर पालिका का सदस्य चुना गया, और मेरी बेटी बहुत बड़े अंतराल से विजयश्री प्राप्त की थी, उनको चेयरमैन बनाया। और उसके बाद जो काम आज तारानगर जो स्टार सिटी का रूप है, वही कारण है कि उससे पहले आप तारानगर को याद करो, एक मैं कहूँ कि कचरे का चारों ओर ढेर लगे रहते थे। जहाँ जाते वो रोड अवरुद्ध रहती थी, कचरे की कुर्डियाँ बनी रहती थी।
सड़कें ही थी नहीं, नालियाँ नहीं थी, कोई भी पार्क था नहीं, और ना स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई सड़कें थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम। और पानी की बड़ी समस्या रहती थी। तो उस टाइम में चेयरमैन ने बनने के बाद और मैंने राठौड़ साहब के आशीर्वाद से जो काम किया, मुझे खुद को ही पता नहीं कि यह पूरा काम पूरे हिंदुस्तान में बोलेगा। यह काम मैं करता गया काम। उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो हमारे प्रवास पे आए थे पहले राजस्थान में, तो हमको बुला के कहा कि आपको एक अच्छे 2-3 काम अच्छे करने हैं जो यादगार रहे। उससे उनसे पहले मेरे काम मैंने वो स्टार्ट कर दिए थे। हमारी सेमिनार हुई सभी म्यूनसिपलिटियों की, सबको वहाँ बुलाया, और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष से श्रीमान अमित शाह जी, वर्तमान जो गृह मंत्री है हमारे देश के, उन्होंने, और माननीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी ने, और हमारी सीएम साहिबा मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने हमारी सबकी सेमिनार बुलाई। उसमें सबको बुलाया कि किस किस ने क्या क्या काम किया है शहर के अंदर। तो सबका नंबर आता गया, बताते गए कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है। जब हमारा नंबर आया तो मैं खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या काम किया। मैंने कहा भी मैंने म्यूनसिपलिटी भवन जन सहभागिता के अंदर बनाया है, मैंने पार्क बनाए हैं, मैंने गौरवपथ बनाए हैं, मैंने ऐसे ऐसे सड़कें बनाई हैं, ऐसे ऐसे हमने स्ट्रीट लाइट जो मेरे क्षेत्र के अंदर थी नहीं, मैंने 40 किलोमीटर वायर मंगवा कर और मैंने पूरे शहर को रोशन किया है। उन्होंने अलग से वो एक कंप्यूटर का बटन दबाया, और दबाने के बाद और वो पूरी जो तारानगर का नक्शा था वो सबको दिखाया। उसमें सारे पार्क हैं, सारी सड़कें, गौरवपथ है, सब जो अच्छे अच्छे काम थे सारे, चाहे वो मंदिरों में जो अंदर रामदेव जी के मंदिर में काम हुआ है, बालाजी की जोड़ी के अंदर जो काम हुआ है, सारे काम, सारी रोशनी सब उन स्क्रीन पे दिखाया, और सबको कहा कि अगर काम करना है तो आप तारानगर जैसा करो, जो एक शानदार काम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आया है। उन्होंने वो जो सर्वे किया वो हमें किसी को पता नहीं था कि उनकी एजेंसी कोई सर्वे कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी थी और वो अमित शाह जी की भेजी हुई थी। उन्होंने ही सर्वे किया और उन्होंने ही जो हमें जो फर्स्ट प्राइज़ दिया विकास का, कि अच्छा विकास अगर हुआ है तो तारानगर के अंदर हुआ है। तो वो ये काम है पूरा हिंदुस्तान में बोला, और सब जगह इस काम की हम जाते हैं तो चर्चा होती है कि आपने तारानगर को जो रूप चेंज किया है वो वास्तव में अच्छा तारानगर लगने लगे, आज स्टार सिटी का रूप ले लिया। ये मेरी मंशा भी थी। और उस टाइम मैंने ये जो काम किया वो 3 साल में किया था। 3 साल के अंदर क्या हुआ, 3 साल के बाद मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, और मैं धन्यवाद देता हूँ मतदाताओं का भी, उन्होंने अच्छा मुझे समर्थन भी दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव हार गया। हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं। तो चुनाव हारने के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन होने के बाद मैंने करीब 4.5 करोड़ रुपए के और टेंडर लगाए थे तारानगर को अच्छा और सुंदर तारानगर बनाने के लिए। वो टेंडर हो गए और उनको फिर हमारे माननीय विधायक जी ने निरस्त करवा दिया कि ये काम होगा तो फिर पूरा तारानगर ये अलग दिखने लग जाएगा और इसका नाम राकेश का होगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशर करके और ईओ को कहा ये किसी भी सूरत में काम होने नहीं चाहिए। आज वो सारे काम निरस्त कर दिए, और जो वही काम है जो अब धीरे धीरे टुकड़ों में जो हमारा बजट है वो लगा रहे हैं। जैसे कोई सड़क बन रही है, अब आप देखोगे तो मेरे टेंडर में और मेरी जो बुक छपी हुई है, मैं आज नहीं छपाई, आप कहीं किसी भी दुकान में या घर में जाओगे मेरी बुक ज़रूर मिलेगी। आप उस बुक में देखना, जो अब जो सड़कें बन रही है वो मेरी सारी सड़कें ली हुई थी। और आज जो सड़कों का सत्यानाश कर रहे हैं, आप देखो क्या हालात बनाए जो सड़क बना रहे हैं। अरे कम से कम उसका समतलीकरण हो, उसकी ग्रेविटी देखो आप। जैसे पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में जब हम जन्मे थे उस टाइम जैसे सड़कें बनती, ऐसी सड़कें आज शहर के अंदर बना रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो वही पैसा अगर उस टाइम लगता तो आज तारानगर का वारा न्यारा अलग होता। और एक मैं समझता हूँ वो सबके काम आता है, मेरे अकेले के काम नहीं आता, ना ही कोई कांग्रेस के, ना कोई बीजेपी के, ये सबके काम आता, लेकिन वो काम होने नहीं दिया। आप पे कुछ आरोप भी लगते रहे हैं आपके जो कार्यकाल में, जो सड़कों का निर्माण हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहें?
बिल्कुल साजिद जी, जो हम पे आरोप लगे, हमने सारी एजेंसियों से, मेरे पे जो आरोप लगे, सारी एजेंसियां उनकी जांच की है, चाहे वो एसीडी की हो, चाहे जिला परिषद की हो, कलेक्टर की हो, डीआरडी की हो या डीएलबी की हो, हर एजेंसी ने हर एंगल से हमें जांच की है हमारे कामों की, और सारों ने क्लीन चिट दी है। ऐसा ही कारण नहीं है, अगर हम पे कोई आरोप लगते तो हम हिंदुस्तान में नंबर 1 नहीं आते। हमने काम किया है और को काम धरातल पर बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज 1 महीने पहले 15-20 दिन पहले पेमेंट उठ जाए और उसके बाद उसको आप उजागर करो, उसके बाद सड़कें बने, ऐसा हमने कभी नहीं किया। हाँ, कोई आपातकालीन परिस्थिति हो तो बनानी भी पड़ जाती है, क्योंकि कई हमने भी वो सड़कें ऐसी बनाई थी क्योंकि उस समय आपातकालीन परिस्थिति थी। वो आरोप लगे, एक 6 नंबर स्कूल है, वो पूरा स्कूल बंद हो गया था और उस स्कूल में बच्चों का जाना वाना बंद हो गया था। मैं जैसे ही आया तो मैंने भी तत्कालीन वहाँ टेंडर करा के और मैंने वर्क ऑर्डर से पहले वो सड़क शुरू करवा दी, जो जिसकी आएगी उसका वर्क ऑर्डर दे देंगे। उसके में मेरे पे आरोप लगे, सारी वीडियोग्राफी कराई, तो हमने सारी एजेंसियों को बता दी भी हमने ये काम किया, ये बिल और रेट आई है इतनी, या BS रेट आई है, ये देख लो। और हमने तो काम इसलिए जल्दी करवाया कि यहाँ स्कूल के बच्चे थे और बच्चे स्कूल बंद हो गई थी, वहाँ पानी भरा हुआ था, इसलिए हमने काम कराया। तो हमने तो उससे उनमें सारी एजेंसियों ने हमें क्लीन चिट दी कि आपने अच्छा काम किया, कोई इसमें गबन तो किया नहीं। तो ये आरोप हम पे लगते रहते थे, और वो जो जिस टाइम आरोप लगाते थे, आज उनको गरिमा में झांक के देखो उन्होंने क्या कर दिया। इस तारानगर का बदहाल कर दिया उन्होंने, तारानगर का। आज वही लोग लूट के खा रहे हैं तारानगर को, जो उस टाइम कभी टायर जलाते थे, कभी सड़कों में बैठते थे। हमने तो सारी एजेंसियों से जांच करवा ली, लेकिन उनकी एक भी एजेंसी जांच कर देना तो कोई माई का लाल बचने वाले नहीं। इसमें इतना भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 2015 का जब चुनाव था, आपके सानिध्य में और आपके मंत्री जी और जयनारायण जी के सानिध्य में चुनाव हुआ था, आपके खाते में 20 सीटें आई थी, क्या कारण था? नहीं, कारण भाई ये जो छोटे चुनाव हैं, और उस टाइम आज भी अगर चुनाव हो तो ईमानदारी से अगर चुनाव कराए तो तारानगर के अंदर मैं समझता हूँ कम से कम 30 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ वो तो सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव हुआ था। आपने देखा होगा कि जो वार्डों का परिसीमन हुआ, हम कोर्टों तक गए लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिली कि भी जिसकी सत्ता है वो करेंगे। आप देखिए कि एक वार्ड तो है 230 वोटों का और एक वार्ड है 2000 वोटों का। ये क्या न्याय है? हमने कहा भी था कि ये न्याय करेंगे, नहीं कर रहे। अगर ईमानदारी से परिसीमन करते आप भी, जितने वोट हैं उनको आप जैसे 35 वार्ड है उसमें विभाजन कर दो, जिस एक वार्ड के लगभग 600 650 लगभग वोट आएंगे। लेकिन आप देखो, एक वार्ड में 200 वोट है, एक वार्ड में 2000 वोट है। ये न्याय थोड़ी है। इन्होंने तो तोड़ मरोड़ कर सत्ता हासिल करने के लिए, म्यूनसिपलिटी बनाने के लिए ऐसे परिश्रम किए कि हमें यैन कैन हमें तो नगर पालिका बनानी है, और नगर पालिका इन्होंने बना ली। आज हाल देखिए, और हमारे वोटों में कोई जो अंतर है वो भारतीय जनता पार्टी का अधिक भी वोट मिलेंगे। बट जो एक आज जो चेयरमैन है 130 वोटों से मात्र 130 वोट लिए थे और आज चेयरमैन है। और दूसरी तरफ हमारे कैंडिडेट है जो 400 500 वोटों से जीते हुए। लेकिन वो कारण है कि इनका परिश्रम और इनकी जो मंशा थी वास्तव में सत्ता हासिल करने की थी, नगर पालिका हासिल करने की थी, वो आज कर ली। और उसका परिणाम है कि आज तारानगर की जनता है वो त्राहिमाम है। पूरे कामों में, विकास में, पट्टों में, सब में भ्रष्टाचार का ज़बरदस्त चरम सीमा पर है। अगर आपकी सरकार आती है 2023 में, तो क्या आप दोबारा परिसीमन करवाएंगे? निश्चित तौर पर ये परिसीमन तो झूठा परिसीमन था, परिसीमन होना ही नहीं चाहिए था। परिसीमन तो जो होगा, परिसीमन का एक है कि 10 साल बाद में हो, तो इन्होंने तो ये परिसीमन किया, ये तो सत्ता हासिल करने के लिए था। और जो आगे जो परिसीमन होगा वो ईमानदारी पूर्वक होगा और समानता पूर्वक होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखेगा जाएगा सब। और जो आगे जो परिसीमन होगा वो 10 साल जो का पीछे हुआ था वही परिसीमन होगा। 2011 की जनगणना थी उसका परिसीमन। अभी हम बात करते हैं, आपने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से।
तो उस चुनाव में आपने हर क्षेत्र में, हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमे थे। आपने लोगों से वोट मांगे थे। अब जा रहे हैं लगातार आप चुनाव, मात्र 10-12 हज़ार वोट से चुनाव हार गए थे। क्या कारण रहा था? ये जो हार का कारण था वो क्या रहा था? हार का कारण तो ये चुनाव त्रिकोणीय हो गया था और इसमें यहाँ के पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर जी बैद साहब थे और कांग्रेस से नरेंद्र जी बुडानिया थे और भारतीय जनता पार्टी से मैं था। तो ये माहौल ऐसा बन गया था कि राकेश जांगिड़ है वो 3 नंबर पे हैं और ये जो टक्कर है वो नरेंद्र जी बुडानिया की और डॉक्टर साहब की टक्कर है। तो वोटर है, मतदाता है, वो मिस गाइड हो गए और वो मुझे बहुत आशीर्वाद देना चाहते थे और चाहकर मुझे वोट देना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि कुछ ये चाह रहे थे कि ये कैन ये बुडानिया जी नहीं जीत जाए थे और कुछ ये चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब नहीं जीत जाए। उस चक्कर के अंदर भाई मेरे जो वोट हैं वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा स्लिप हो गए डॉक्टर साहब के पास और मैं चुनाव हार गया। और अंतर कितना सा, मात्र अगर 6,000 5,500 वोट मेरे और आ जाते तो मैं जीत जाता। और उसका परिणाम है कि आज मैं हारने के बाद भी 4 साल हो गए, 4 सवा 4 साल मैं एक भी दिन घर नहीं बैठा और पूरे दिन क्षेत्र के अंदर रहता हूँ। और एक ऐसा कोई भी गांव नहीं है कि मैं कम से कम उस गांव को 30, 40, 50 बार टच नहीं किया है। हर मतदाता तक, हर घर तक मैं जाने की कोशिश करता हूं और उनकी अभाव भी वो सुनने की कोशिश करता हूं। यही मेरी दिनचर्या है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम है वो भारतीय जनता पार्टी का है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आपका जो चुनाव का जो मुद्दा था, क्या-क्या मुद्दे थे आपने जब चुनाव लड़ा था? मेरा मुद्दा तारानगर विधानसभा के अंदर आमूल चूमूल परिवर्तन हो और चाहे वो चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, पानी का हो, बिजली का हो, हर क्षेत्र के अंदर एक शानदार किसानों का हो, युवाओं का हो, शानदार खुशहाल तारानगर बने, यही मुद्दा था। और इन्हीं के मुद्दे पर हम फिर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। चुनाव होने के तुरंत बाद आपने हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी वापस आके लोगों की जो समस्याएं सुन रहे हैं। अब तक आप 4 साल हो चुके हैं लगभग। तो आपने की जो समस्याएं, जो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वो कौन-कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप आगे आने वाले 2023 की तैयारी कर रहे हैं? साजिद जी, मैं गांव-गांव जाता हूं। आम व्यक्ति परेशान है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सिंचाई के पानी की समस्या हो, हर वर्ग में, चाहे युवाओं में रीट की समस्या हो, ये बार-बार जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी समस्या हो, हर वर्ग परेशान है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है। आज आप देखो भी इन सर्दियों के अंदर बिजली चली जाती है। सुबह जब गृहिणी का टाइम होता है उठने का और उस टाइम घर में कितने काम होते हैं, चाहे वो गाय भैंसों का काम हो, चाहे और अन्य जो रसोई का काम हो, लेकिन उस टाइम लाइट चली जाती है। फिर शाम को जब समय आता है कि भी अभी गृहिणी को खाना बनाना है, उस टाइम फिर लाइट चली जाती है, खाना खाने के टाइम लाइट चली जाती है। आज लाइट है ही नहीं। तारानगर की बात नहीं, पूरे राजस्थान में इस लाइट का बदहाल कर दिया है। और रही बात किसानों की, किसानों को यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बड़े बड़े बात कर रहे हैं कि हमने नहर ला दी, वो ला दी। आज सर्दियों के अंदर पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रखी है गाँवों में। पीने की पानी की नहीं है और सिंचाई की तो बात ही दूर है। एक 3 नाले निकाले, उन नालों से ये नहीं है कि पूरी विधानसभा की समस्या हल हो गई। और उन नालों के लिए वो कह रहे हैं हमने तो नहर ला दी। इतनी बड़ी विधानसभा है, 57 पंचायतें हैं, बाकी आपने क्या किया? ये जो 3 नाले हैं ये तो 3-4 पंचायतों के काम आएंगे। मैं कहता हूँ कि कम से कम पानी की, पीने की पानी की जो व्यवस्था है वो तो अच्छी हो और बिजली की व्यवस्था वो अच्छी हो। आज युवा कितना परेशान है, बड़े अरमानों के साथ एक बच्चे के माता पिता है वो बच्चे को अच्छी स्टडी करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी अच्छी नौकरी लगे। और जब समय आता है तो पेपर लीक,
मैं तो समझता हूँ ये पूरी सरकार ही लीक नहीं, फुटी हुई सरकार है। क्योंकि कोई इनमें ये नहीं है कि भी पेपर लीक हो गया तो मुलजिमों को पकड़े, उनको ऐसी सारी शानदार सज़ा होनी चाहिए, उनकी सारी संपत्तियाँ कुर्क होनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा दो। कोई माइकल लाल दोबारा हिम्मत नहीं करे कि पेपर लीक करेंगे। लेकिन कोई कितने 17 पेपर लीक हो गए इन सरकार में, कोई सुनने वाला है नहीं। और ये जो सरकार है ये तो मैं समझता हूँ अंदर धुंध में डूबी सरकार है। अफसरी में लड़ रहे हैं, होटलों में बंद रहे हैं। और होटलों में मुझे तो ये लगता है यही सिखाया गया कि जितना लूटा जाए लूट लो, वापस तो आना नहीं, और जनता को लूट लो। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए। मैं तो कहता हूँ तारानगर को तो ये भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बना दी इन लोगों ने। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, कोई पैसे के बिना कोई काम होता नहीं, सड़कें बनती नहीं, सड़कों में बनने से पहले उसके पेमेंट उठ जाते हैं, और जब उजागर होता है तब भागी फिरते हैं, तब आनंद फान में से वो सड़कें बनाते हैं। इनकी कोई जांच करने वाला नहीं है। आज पट्टों के मामले में लोग भटकते फिर रहे हैं, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। चेयरमैन कहता है मेरी ईओ नहीं मानता, ईओ कहता है मेरी चेयरमैन नहीं मानता, कोई कहता है मेरी विधायक नहीं मानता। ये हालात है, सब लोग रो रहे हैं। चाहे पंचायत समिति में जाओगे आप तो यही हालात पंचायत समिति में। पूरी पंचायत समिति को भ्रष्टाचार का तंत्र बना दिया। पंचायतों में कोई काम है नहीं। हमारे समय में मैं समझता हूँ ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ 20-20 करोड़ रुपए के काम नहीं हुए। आज सारे लोग परेशान है, चाहे सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आम वर्ग परेशान है इस सरकार से। स्थानीय विधायक के कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। स्कूलें क्रमोन्नत करवाई है, 12वीं की जो 10वीं की थी 12वीं करवा दी, 8वीं की 10वीं करवा दी है, और इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी खुलवाई है। और जो कॉलेज है जैसे सावा में कॉलेज बनवाया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साजिद जी, एमएलए साहब कहते हैं ये मैंने वो शिक्षा के क्षेत्र में अलग काम किया है, कोई तारानगर में अलग काम नहीं हुआ है। ये जो काम है एक ऑर्डर पर सारी राजस्थान की वो जो स्कूलें उनको क्रमबद्ध किया, तो इसमें अलग से कौन सा काम किया तारानगर में ये? और जो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये तो पूरे राजस्थान में बने, कोई तारानगर में अलग थोड़ी बनी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाते तो अलग से बनाते, उन स्कूलों को तोड़ के जहाँ बच्चियाँ जा रही थी, कितने परेशान है बताओ। लड़कियों की स्कूल है उनको तोड़ दिया और वहाँ लड़के घूम रहे हैं, उनको इंग्लिश मीडियम बना दिया। इंग्लिश मीडियम बनाते तो अलग से बजट देते, अलग से उसकी बिल्डिंग खड़ी करते, अलग से उनका स्टाफ होता। आज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ और एक अच्छे आप मीडिया से हो, आप अच्छे एक इंग्लिश टीचर को ले जाओ, वहाँ आप देखो क्या हालात है। वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश का स्टाफ ही नहीं है, वहाँ यही स्टाफ है, अलग से कोई भर्ती नहीं है। इंग्लिश मीडियम बनाने से क्या होगा? इंग्लिश मीडियम का पैटर्न तो कम से कम उसमें काम करे, उसमें स्टाफ अलग से हो, बिल्डिंग अलग से हो, तब तो इंग्लिश मीडियम माने। और रही बात क्रमोन्नत की, क्रमोन्नत तो पूरे राजस्थान में है, अलग से कोई बुढ़ानी जी ने की नहीं है। एक बात और करें कि चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने ट्रॉमा सेंटर करवाया है। ये ट्रॉमा सेंटर जो बनवाया है अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें अच्छा व्यवस्था करो। ट्रॉमा सेंटर कोई तारानगर में नया नहीं बना है, सब जगह बने हुए हैं। रतनगढ़ में भी बना है, सुजानगढ़ में भी बना है, कि तारानगर क्यों नहीं बने बताओ? तारानगर में भी आवश्यकता है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि करवाया है, तो लेकिन इसमें अच्छी इसका जो आज बिल्डिंग बन रही है उसकी अच्छी देख रेख हो, उसमें अच्छा स्टाफ हो, अच्छे अनुभवी डॉक्टर आए, तब तो माने। लेकिन बनाने से ऐसे थोड़ी होता है कि बना दिया सारी व्यवस्था होगी। आज आप देखो, आज भी पेशेंट है तो चूरू जाते हैं, यहाँ से रेफर करते हैं तुरंत चूरू जाओ। अभी जो चल रहा है, बोल रहे हैं कि हमने कस्तूरबा गांधी स्कूल जो आवासीय महाविद्यालय खुलवाया है, उसके बारे में। ये भी पूरे राजस्थान का है, एक ऑर्डर पे राजस्थान में कस्तूरबा गांधी खोले गए हैं। तो तारानगर में कोई अलग ऐसी बात नहीं कि कस्तूरबा गांधी खुला है, और वो खुला ही नहीं है अभी तक। तो उनका तो नींव रखी गई है, अभी चालू होगा। और उस टाइम भी हमने कहा कि अच्छी जगह हो, और उसका हमने तो जो एक शानदार जगह थी बालाजी के मंदिर पे, एक अच्छी मैं समझता हूँ कोई भी बड़ी सभा की हो या मेले की हो, वो उस जगह का हमने ये भी कहा था कि इसको थोड़ा सा पीछे आप लोगे तो पीछे लेके बनाओगे तो ये भी जगह सेफ रहेगी। लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ बनाए, अच्छी बात है, बनाओ, हम क्यों विरोध करें। बट कोई अलग से ये नहीं कि मैं अलग से तारानगर के लिए फंड लेके आऊँ, ये सब राजस्थान सारे विधानसभाओं में बने हैं, कोई तारानगर में अकेला नहीं है। अभी जो मुख्यमंत्री
बजट घोषणा में जैसे पिछली बार का जो 10 और 15 किलोमीटर की जो रोडें बनने जा रही हैं तारागढ़ में, क्या आपकी जो सरकार थी उस समय भी मुख्यमंत्री बजट घोषणा की कोई रोड बनी थी? जो हमारी सरकार थी उस टाइम की तो सड़कें आज बन रही है, अभी बन रही है। अभी जो हमारी 17 सड़कें शेष रह गई थी, उस टाइम हमने शुरू कर दी, सत्ता परिवर्तन हो गया, उन सड़कों को तुरंत रुका दिया था। और अब उन सड़कों का आज ही जो दावठे और जो मलवास की सड़क है, आज उनका माननीय विधायक जी ने जो शिलालेख किया है, लोकार्पण किया है, वो हमारे टाइम की सड़कें, और सारी 17 सड़कें वो हमारे टाइम की बन रही है। इनकी बनेंगी तो हम धन्यवाद है, इनकी बनाओ, लेकिन हमारी सड़कों को फिर पत्थर आप लगा रहे हो, ये कौन सी न्याय है ये बताओ? ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। बजट था, टेंडर हो गए थे, आपने 4 साल रुकाया रखा ठेकेदार को, आज कह रहे हो आप बनाओ, तो उसको पहले बनाते, 4 साल पहले बनाते, आज जनता परेशान नहीं होती। तो स्थानीय विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने शहर के अंदर इंटर होने के लिए ऐसी जोरदार सड़कें, चमचमाती सड़कें बना रहा हूँ। क्या आपने भी कभी, आपकी जो सरकार थी उसमें कितनी सड़कें बनी? साजिद जी, हमारी सरकार थी और हम चेयरमैन थे, वो तो आप देख लो, और जो विधायक जी कह रहे हैं वो भी आप देख लो, मैं नहीं कहूँगा, और आम जनता से आप उसका व्यू ले लो भी। हमारा काम तो आज भी दिख रहा है, और हमने तो कहा पूरे हिंदुस्तान में हम नंबर 1 आए। और आज जो हमारे गृह मंत्री है, और उन्होंने अपनी एजेंसी से सर्वे करवाया था, हमने तो करवाया नहीं। आज कौन सी सड़कें नहीं बन रही है? आज जो सड़कें बन रही है वो 3 महीने बाद आप उन सड़कों की हालात देखो कौन सी बन रही है, चमचमाती सड़कें। मैं यही तो कह रहा हूँ, अरे कम से कम उन सड़कों का लेवल देखो। जो 50, 60, 70 साल पहले जैसी सड़कें बनती थी, जैसे रास्ता ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ हो, वैसे ही रोड़े डाल के सड़कें बनती, वो सड़क आज बना रहे हो आप। बड़े शर्म की बात है। उनकी बाई ग्रेविटी से बनाओ, उसको उसकी कटिंग करो, फिलिंग करो, वैसी बनाओ। इंटर होने वाली कौन सी नई सड़क बना दी? हमने जो गौरव पथ बनाया वो उन्होंने बनाया नहीं। उन्होंने तो एक अपने जो कोर्ट से और चंगोई रोड तक या सुकवासी रोड तक एक सड़क बनाई थी, तो हमारे टाइम का टेंडर हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राज में, उन्होंने बनाई, वो 6 महीने के अंदर आज खड्डे खड्डे पड़े हैं। और रही बात अब बनाने की, आप देख लो जो सड़क है, आप सावा रोड जो जिसको हम गतिब्बा बोलते हैं, और उससे इंटर होते हैं, वो मेरी बुक अब नहीं छपाई मैंने वो पहले जो बुक छपाई 3 साल पहले, उसके अंदर मेरा वो टेंडर किया हुआ था, और वो टेंडर उन्होंने होने नहीं दिया। वो होता और वो सड़क बनती तो देखते कि सड़क कैसी होती है। और आज वो ये सड़क बनाई है इन्होंने, ये देखो क्या हालात है उसके, ऐसे बनाई है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, और वो 6 महीने के अंदर चली जाएगी। कौन सी नई इंटर सड़क है तारानगर के अंदर जो शानदार सड़क लग रही है? और मैं कह रहा हूँ कि जो हमने सड़क बनाई, आप कोर्ट से अंदर आओगे नगर पालिका तक, आप देख लो, आप इधर ये जो सड़कें बनी है ये देख लो, उधर जो दादावाड़ी वाली वो सड़क देख लो, ये कोई भी आप सड़क ले लो हमारे टाइम की और आज के टाइम की, और क्या आप तुलना कर लो खुद ही। 2015 से लेके 2020 तक की जो सड़कें और आज जो विकास कार्य है, उसके अंदर जो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर है? क्वालिटी तो है ही नहीं, और रही बात क्वांटिटी की, क्वांटिटी आप देखो, आज जो टेंडर हो रहे हैं 42-43% बिलो ले रहे हैं, और ये इसलिए ले रहे हैं कि काम नहीं कर रहे, पैसे उठा रहे हैं। आप एक सपोज करो 43% बिलो से टेंडर ले लिया, और उसमें 10% एसडी कटेगी, और भी कोई टैक्स वगैरह कटेंगे तो 15% कटौती में चले जाएंगे, तो 15-60% हो गए। अब 60% में एक रुपए में आप 60 पैसे निकाल दोगे, 40 पैसे बचेंगे। 40 पैसे में आप काम कर सकते हो क्या? अगर हो सकता है तो आप ही कर लो। मैं तो समझता हूँ किसी भी सूरत में आज ये स्थिति है कि अबों में भी काम करना मुश्किल काम है, और क्योंकि इन लोगों को काम करना नहीं। आज जो ठेकेदार 3-4-5 ठेकेदार ऐसे हैं जो काम करते नहीं ज़मीन पे, वो सिर्फ खुद एमबी भरते हैं और खुद साइन करते हैं और खुद ही पेमेंट उठा लेते हैं। मैं तो कहता हूँ इन सब को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, और जो इसमें लिप्त है इस भ्रष्टाचार में, चाहे वो जयीन हो, चाहे एयन हो, चाहे
एक्शन हो, चेयरमैन हो, ईओ हो, सबको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो बड़ा भ्रष्टाचार है। हमने कई बार कह दिया कि करोड़ों करोड़ रुपए के बिना काम किए हुए लाखों लाखों जो लाख लाख रुपए के टेंडर लगाए थे, हमने एसीबी में शिकायत की थी, इनकी कलेक्टर साहब को शिकायत की कि उस टाइम था 27 नंबर वार्ड में कम से कम 10-15 लाख रुपए उठे थे बिना काम किए, एक करनी भी, एक ईंट भी नहीं लगाई थी, और हमने प्रूफ सहित दिया था कि ये है। उसके बाद इन्होंने शिकायत होने के बाद इन्होंने लिपापोती की, लिपापोती करके उस 1-2 लाख रुपए का काम कर दिया, और उन शिकायत को माननीय विधायक जी ने वहीं ड्रॉप कर दिया, वहीं दबा दिया। अगर उनसे उनकी उस टाइम जांच कराते तो आज ये भ्रष्टाचार वापस नहीं होता, और उस टाइम से भ्रष्टाचारियों को सह देने का काम किया है तो हमारे विधायक जी ने दिए। उस टाइम इनको दबाते, उनकी जांच करवाते और सज़ा देते तो आज तारानगर नगर पालिका के अंदर शानदार काम होता, लेकिन इनकी जांच होने नहीं दी और ये लगातार भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। आज आप ने खुद जाकर वहाँ मौके पे देखा होगा, एक 18 नंबर वार्ड के अंदर जो नथु लोहार के घर से नौरंगी धिंदवाड़ के घर तक, और शायद इब्राहिम के घर से आरसीपी कॉलोनी तक, और एक राजकुमार जी कसवा के घर तक, ये 3 सड़कों के शायद 3.5 लाख रुपए के टेंडर था। तो उसको क्या किया इन्होंने, मात्र 50,000 रुपये का ही काम नहीं किया, एक छोटा सा टुकड़ा राजकुमार जी कसवा के घर के आगे बनाया और पूरा 3,23,000 रुपये उठा लिए। और उठाने के बाद जब मोहल्ले वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, वो मेरे पास आए, मैंने कहा तुरंत जाओ और नगर पालिका के अंदर जाओ, मोहल्ले वाले भेड़े होकर वहीं बैठो। मैंने ईओ से बात की, इसकी सारी जांच करवाओ। इन्होंने कहा मैं करवा लूँगा। वो पैसे उठ गए, तब इनको पता, आँख खुली तब उस वार्ड के संबंधित पार्षद, कांग्रेस की पार्षद है कुंदन जी सैनी, जब हम उनको कहते कि भ्रष्टाचार हो रहा है तब वो कहते नहीं नहीं हमारे तो बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। उनको उनके जब वार्ड में ये हुआ तब उनको पता चला, उन्होंने फिर फाइल नहीं कटवाई तो पैसे उठ गए, बिना काम किए पैसे उठ गए और उनका काम अब कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ी और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है आप आंखों के सामने। आज आप देखो नगर पालिका के अंदर ट्रैक्टर, ट्रॉली और सारे कर्मचारी किसके, नगर पालिका के। पैसे उठा रही है कंपनी, पैसे उठा रहे ठेकेदार। अरे किस चीज़ के पैसे उठा रहे हो, सफाई के? वही तो सारे संसाधन नगर पालिका के, गवर्नमेंट के, सारे कर्मचारी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है और पैसे उनके उठा रहे हैं ठेकेदार। करोड़ों करोड़ों रुपए के इसमें घोटाला है और हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मैं समझता हूँ कि बीन गए मुँह में लाड़ा पड़ा भाई बराती किए करे, वह हालात है कि अठैज का रक्षक है वह भक्षक हो गया, बाढ़ खेत ने खा रुखाड़ी कौन करे, हालात है कि सारा लूट मचा रखिए, कोई सुनना है को नहीं। और मैं तो कहूँ कम से कम एमएलए साहब को ऐसा भ्रष्टाचार का अड्डा यहाँ नगर पालिका इस तारानगर को बनाया, इसको नहीं बनाना चाहिए और इसका जवाब है वो जनता देगी। आज जनता बड़ी त्रस्त है, चाहे वो सफाई का मामला हो, सारी नालियाँ सड़ी पड़ी है, नाले सटे पड़े हैं, बदबू आ रही है तारानगर के अंदर, आप जा नहीं सकते। और ये कह रहे हैं हमने तो बहुत अच्छा काम किया। कौन सा अच्छा काम किया, मेरे ये समझ से बाहर है। आखिर विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, तो विपक्ष अब क्या करेगा इसको लेकर? विपक्ष ने समय समय पर चेताया है और इसको ही हमने ही उठाया था। मैंने सबसे पहले, वो मेरे पास आए कि ये है, मैंने ईओ से बात की कि तू तुरंत इसकी जांच करवा, काम करवा, हम पड़ाव डालेंगे। ईओ ने कहा साहब मैं तुरंत जांच करवाता हूँ। उन्होंने जांच करवाई। आज उनकी स्थिति है कि ये थोड़ा बहुत लिपापोती कर रहे हैं। हमने पहले जो जांच करवाई वो सब इन्होंने एमएलए साहब के आशीर्वाद से वो ड्रॉप करवा ली, क्योंकि जांच एजेंसियों को जिसको जान देते हैं उनको फ़ोन करवा देते हैं कि कुछ भी नहीं करना। आज राज के नशे में ये हो रहा है, तो हम तो कह रहे हैं इसका एक हम बहुत बड़ा पड़ाव डालेंगे और इसका नगर पालिका के अंदर डालेंगे। एक एक चीज़ काम खुलासा करेंगे, सारे जो भ्रष्टाचार में हम रिकॉर्ड सहित वहाँ पेश करेंगे। अगर जांच कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो हम तो इनका जवाब जनता देगी आने वाले समय में। एक शहर के अंदर जो नगर पालिका की जो ज़मीनें हैं, शिवाइचक ज़मीनें पड़ी है, उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहें? साजिद जी, हमने तो चुनाव से पहले, हमने ये जो नगर पालिका का चुनाव था उससे पहले ही हमने ये कहता दिया था कि ये भूमाफिया है और भूमाफिया की टोली है
और आज उसका नतीजा ये है कि सारी नगर पालिका जो है वो स्वैच्छिक कर दी, और नगर पालिका की खुद की भूमि पर आज पट्टे दे रहे हैं। खुद की भूमि पर करोड़ों करोड़ों रुपए के प्लॉटिंग हो रही है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है। एक मैंने यहाँ अपने जो जीएसएस बना था, मैं उसके पास नगर पालिका की ज़मीन है, लगभग 6-7-8 बीघा वो म्यूनसिपलिटी की ज़मीन है, वो करोड़ों रुपए बिक गई। और बिकने सारे उसमें लिप्त है, सब लिप्त है। कुछ लोग मेरे पास भी है, आप आवाज़ में, मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये नगर पालिका की ज़मीन है और किसी भी सूरत में। और उस टाइम वो एसडीएम साहब गिल का जो ट्रांसफ़र हुआ था, वो यही कारण है कि मैंने उनको रात को फ़ोन किया कि यहाँ ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है, आप आओ, मैं धरने पे बैठूंगा। मैं तो उन्होंने रात को वो ज़मीन का जो कब्ज़ा हो रहा था, 4 दीवारी निकल गई थी, उनको रुकाया और उसका 2-3 दिन बाद में ट्रांसफ़र हो गया। यही कारण था कि वो अच्छे अधिकारी थे और उन्होंने जो ज़मीन बचाने की कोशिश की और उनका ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन हम तो बड़ा चैलेंज करते हैं, उस ज़मीन को नहीं खाने देंगे, सरकारी ज़मीन है। और सरकारी ज़मीनों के लिए हमने तो बार बार आवाज़ उठाई है, पहले भी हमने बहुत सी सरकारी ज़मीनें निकलवाई थी। और आज जो सब मिले हुए हैं, किसको कहें, आज मैं कहता हूँ ये तो सारे, चाहे वो कोई भी हो, ऊपर से लेके नीचे तक सब माफिया बने हुए हैं। यहाँ सब इन्होंने तो ये धंधा बना लिया कि सरकारी ज़मीन ले और बेचो और पैसे कमाओ। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? पूरी सरकार फेल है और तारानगर में उसमें सबसे ज़्यादा फेल है कानून व्यवस्था के लेकर। आज आप देखो कि चाहे कानून व्यवस्था ये है कि यहाँ के जो एसएचओ साहब है, वो तो सब बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। सब प्रॉपर्टियों में मैं समझता हूँ उनके आशीर्वाद से जो सारे माफिया हैं वो पनपे में, और कब्ज़ा कराने में, लड़ाने में, भाई को भाई से लड़ाने में, कब्ज़ा छुटाने में मास्टर है। किसको करना है, किसको छुटाना है, सब पूरे मिले हुए हैं। और कानून नाम का जीरो। आज देखो भी राजपुरा के अंदर जो 30 अक्टूबर को जो बच्चा लापता हुआ, करीब 1-1.5 महीने जांच एसएचओ के साथ रही। हम कहते रहे कि आपसे कम से कम उसकी खोजबीन तो करो, कहाँ गया, कि नहीं घर ये ऐसे ही है, आज अपने आप आ जाएगा। और आया उसका कंकाल, और आज भी वो एक रहस्य बना हुआ है। तो अगर उसी टाइम अगर कोई अच्छी टीम लगा के उसकी खोजबीन करते तो मैं समझता हूँ उस टाइम वो राज खुल जाता, कि वो मर्डर खुल जाता। और आज अभी तक वो मर्डर खुला नहीं है, देरी की वजह से नहीं खुला है। चोरियां रोज़ हो रही है, मोटरसाइकिलें रोज़ चोरी हो रही है। और तो और जिस घर में हमारे एमएलए साहब रह रहे थे, और मेरे वो मित्र है कांग्रेस के, लेकिन वो मुझे तो छोड़ के चले गए, पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में। जिस घर में एमएलए साहब रह रहे थे उससे जो मैं समझता हूँ वो मिनी एमएलए अपने आप को समझते थे, उनकी खुद की मोटरसाइकिल चोरी हो गई और वो आज तक नहीं मिली। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? आज तक वो मोटरसाइकिल नहीं मिली। कितनी मोटरसाइकिलें चोरी हुई है, और घरों में रोज़ चोरियां हो रही है। और रही बात अवैध, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो शराब हो, सब, ये तो कानून व्यवस्था मैं समझता हूँ जीरो है। रणधीर बुढ़ानिया जी कह रहे हैं कि पानी, पीने पानी के लिए तो मैं बहुत बड़ी योजना लेकर आ रही हूँ, लगभग 200 कितना करोड़ रुपये बता रहे हैं। जब बोलो एक डैम बनेगो, और फिर जितनी भी लाइन है पुरानी बस सारी पाट गए, दोबारा लगाऊंगा, तबंग 12 में थारो किराए। साजिद जी, ये जो जल जीवन मिशन योजना है, ये बुढ़ानी जी की योजना नहीं है और ना ही राज्य सरकार की योजना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और मोदी जी के पैसे हैं। उसमें कुछ फंड्स राज्य सरकार देती है। और आज जो जल जीवन मिशन योजना चल रही है, मैं समझता हूँ ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो 4 साल हो गए। हमने तो, आप देखो आज क्या हालात बना दिए गाँवों के अंदर, जहाँ घर घर कनेक्शन हुए हैं वहाँ भी पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। तो कब करेंगे? ये तो 4 साल का समय, 4.5 साल का समय बीत गया। ये तो अब जो साल है, ये तो चुनावी साल है। मैं तो 4 साल पहले भी सुना है मैंने तो एमएलए साहब के मुख से, भाषण से, कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से कम नहीं, तो मैं तो सारी व्यवस्था कर दी। एक बहुत बड़े पाइप, इतने बड़े बड़े पाइप लगेंगे, ये आएंगे। कब आएंगे? यहाँ तो कुछ अभी तक तो कुछ आया नहीं।
और ना मेरे समझ में आज सर्दियों के अंदर गाँव में पानी नहीं है। अगर मॉनिटरिंग करते, अच्छी मॉनिटरिंग करते, जो जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, मोदी जी की स्कीम है कि 2024 तक हर घर हर ढाणी में नल और पानी पहुंचाऊं, अगर उसकी अच्छी मॉनिटरिंग करते एमएलए साहब, अच्छे अधिकारी लगाते और अच्छे अधिकारियों के मार्फत अच्छे क्वालिटी वाले पानी पाइप डलवाते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि आज गाँवों में जो लाले पड़े हैं पीने के पानी की वो नहीं पड़ते। जहाँ घर घर कनेक्शन हो गए वहीं आज ये हालात है कि पानी नहीं है। अगर मॉनिटरिंग अच्छी होती तो पानी पहुंचता, अभी तक तो पहुंचा नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ वो जो आप कह रहे हो बड़ी बड़ी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे हैं, और कुछ फंड देना है तो देते, तो आप 3 साल पहले देते, 4 साल पहले देते, तब तक काम हो जाता और जनता को दिखता कि ये काम हो गया। आगे आने वाला 2023 को साल है, वो चुनावी साल है। इस साल ने ले गए थे के कर रिया हो अपने क्षेत्र के मायने लोगों ने के कहना चाहो, अंगो के मुद्दा लेके जाओगा थे आने वाले चुनाव में? मेरा मुद्दा तो मैं मुख्य जो मुद्दा है वो जो इस तारानगर विधानसभा की हालात कर दी, चाहे वो पीने की पानी की हो, बिजली की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इन सब मुद्दा, चिकित्सा की हो। गांव में डॉक्टर है नहीं, गांव में नर्स नहीं है, गांव में मास्टर नहीं है, स्कूलें खाली पड़ी है, और रही बात पीने के पानी नहीं है, मैं समझता हूँ। और भ्रष्टाचार की बात करूँ तो पूरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है। इन सब बातों को लेके हम क्षेत्र के जनता के पास जाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा। और मैं नहीं कह रहा, ये तो इनके विधायक कह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो कह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, जो सरकार चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम एक फॉर्चूनर में आएंगे। तो मैं समझता हूँ एक फॉर्चूनर में भी नहीं आने वाले, ये सत्ता में आएंगे। और फॉर्चूनर में लगभग 8-10 बैठते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक छोटी मिनी जो गाड़ी होती है 5 सीटर, उसमें ही आने वाले इतने विधायक आएंगे। ये हालात राजस्थान की इन्होंने बना दिए, सब ने मिलकर। यही मुद्दा हम भ्रष्टाचार का और पानी बिजली का, चिकित्सा का मुद्दा लेकर जनता के पास जाएंगे। और तारानगर की जनता ने संदेश के देना चाहो थे देश की जर्नी के माध्यम? मैं तो तारानगर की विधानसभा क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहूँ कि कहीं भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़े बड़े छल्लावे करेंगे अभी कि हमने ये कर दिया, जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश करेंगे, झूठ की राजनीति करने की कोशिश करेंगे, चुनाव में गुमराह करने की कोशिश करेंगे। कहीं गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, नहर ला दी, वो ला दी, कुछ नहीं है। कहाँ नहर ला दी? 51 करोड़ रुपए के 3 नालों के टेंडर हुए हैं, और जो ज़मीनें अधिग्रहण की है किसानों की, आज तक उनका कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कम से कम उनका मुआवजा तो दो, किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की है। और वसुंधरा जी के टाइम में जो 75 करोड़ के डिग्गियों के जो फुहाना पद्धति के टेंडर हुए थे, जो नाले भी बने थे, 75 करोड़ के डिग्गियाँ भी बनी थी, उन पे लाइट के कनेक्शन होने थे, वो काम है इन्होंने बीच में लटका दिया। और उन्हीं का जो राशि थी उन्हीं में ये 3 नाले निकाल रहे हैं और कह रहे हैं हमने नहर ला दी। तो ये बहकावा में और झूठ की राजनीति में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही जातिवाद की राजनीति में पड़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का आप सब लोग मिलकर साथ दो, 36 कौम साथ दो, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताओ। यही मैं जनता से अपील करना चाहता हूं और चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और तारानगर विधानसभा की जनता को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, और अंग्रेजी नववर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और थे देश की जर्नी में बातचीत करी, जनता तक तारी बात पहुँचेगी और मैं आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साजिद जी, थैंक यू आपको भी।